अच्छा जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने पेपर्स अच्छे किए होंगे और ये पेपर का डिस्प्ले है जो पेपर 1 था आपका। तो मुझे इशू ये हो रहा है कि ये पेपर जो है वो ओके जी। तो अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 था कि द टेबल शोज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर एन एलिमेंट क्यू। अगर आप देखें तो फर्स्ट से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में लार्जेस्ट जंप है और ये लार्जेस्ट जंप इंडिकेट करता है चेंज ऑफ ऑर्बिट या चेंज ऑफ शेल को। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर ऑर्बिट से निकल रहा है और सेकंड इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। दैट मींस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और अगर एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि Q की जो वैलेंसी होगी वो +1। Q जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है और उसकी वैलेंसी +1 होगी। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइड का पूछा गया है, ऑक्साइड इज टू नेगेटिव। तब आप चार्जेस को जैसे ओ लेवल में बैलेंस किया करते थे कि नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव चार्ज इज नेगेटिव नंबर। करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर इसका C। नेक्स्ट, how many neutrons are present in 0.13 gram of carbon 13? अब कार्बन 13 का मतलब ये है कि एक कार्बन में 13 और उसका प्रोटॉन नंबर 6 है, तो देयर आर 7 न्यूट्रॉन इन वन कार्बन एटम। देयर आर 7 न्यूट्रॉन इन वन कार्बन एटम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल कार्बन 13 के अंदर 7 मोल न्यूट्रॉन मौजूद हैं। वन कार्बन के अंदर अगर 7 न्यूट्रॉन है तो 1 मोल कार्बन के अंदर 7 मोल न्यूट्रॉन है। और 1 मोल कार्बन का मतलब यह है कि 13 ग्राम कार्बन 13 के अंदर 7 मोल न्यूट्रॉन मौजूद है। और 0.13 ग्राम के अंदर 0.07 मोल न्यूट्रॉन होंगे। और उसने ये कहा है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट को उसने L से रिप्रेजेंट किया है और आपको हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स गए यानी न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है। तो अब आप मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.07 L। L इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? सर आखिर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? L से। L जो उसने एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप L से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा। Next, 25 cm cube of solution is acidified. Iron sulfate was titrated with 0.020 mole per dm cube potassium magnate. The mean titer was 27.40, यानी कि ये आपको वॉल्यूम ऑफ KMnO4 गिवन है। और 25 cm क्यूब जो आपने लिया है वो आयरन 2 का सोल्यूशन लिया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन। तो आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे KMnO4 के प्रेजेंट इन 27.40 और मोल कैलकुलेट करने के लिए तरीका ये है कि कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, यानी 1000 cm क्यूब कंटेन 0.020 मोल।
0.020 मोल। सो 27.40 के अंदर कितने मोल्स होंगे ये आप कैलकुलेट करेंगे। पहले ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ KMnO4 या मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव मैग्नेट आयन। जितना KMnO4 होगा उतना ही मैग्नेट आयन होगा, क्योंकि मैग्नेट आयन KMnO4 से ही प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, ये मोल आ गए मैग्नेट आयन के। अगर कोई आंसर मुझे बता सके। जी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मतलब इसका जो सॉल्व करके वैल्यू तो बताओ मुझे। 5.48 into 10 की पावर -4। 5.48 10 to the power -4। अब ये मोल्स आ गए आपके पास KMnO4 के। और उसके बाद अब देखें MnO4 और आयरन का रेशो गिवन है और वो 1:5 है। तो 5.48 10 to the power -4 और ये x हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करके आंसर बताइए। 5.48 मल्टीप्लाई बाय 5 2.74 into 10 की पावर -3। 2.74 10 to the power -3 -3 मोल। और ये मोल जो हैं ये आयरन 2 के मोल हैं, यानी आयरन सल्फेट के मोल, क्योंकि आयरन 2 की सोर्स आयरन 2 सल्फेट है। तो ये आपका मोल आ गए। और ये मोल जो हैं ये प्रेजेंट इन 25 cm³ हैं, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन लिया था वो 25 cm³ लिया था। तो नेक्स्ट आप 1000 cm³ में निकालेंगे और 1000 cm³ में जो भी मोल होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन होती है। 1000 cm³ में आप जो भी मोल निकालते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन होती है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप ओ लेवल की तरह फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह आपने ओ लेवल में फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो ये फार्मूला भी जो है वो यूज हो सकता है, लेकिन बहरहाल अदरवाइज आप जो है वो ये रिलेशन देख लें। 25 cm³ में इतने मोल्स, तो 1000 में कितने मोल्स होंगे? 1000 में जो भी मोल्स होंगे वो मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट होंगे। सर आखिरी वाले समझ नहीं आया, ये 25 cm³ के हिसाब से जो आपने किया। आप कंसंट्रेशन के फॉर्मूले से कर लें। तो सर हम पहले से 1000 cm³ से कर रहे तो 25 cm³ क्यों एकदम से आ गया फिर? 25 cm, आप सवाल पढ़ें, पहले सवाल को समझें, नहीं फिर वो तो पता है। सॉल्यूशन तो बात की बात है। पहले सवाल तो आपको बताओ लिखा हुआ क्या है सवाल में। हाँ सवाल में तो 25 cm³ किया है ना, फिर हम स्टार्टिंग से तो 1000 cm³ के हिसाब से करे आ रहे हैं ना सॉल्व। 1000 से कहां से कर जा रहे हैं? अब 25 को हमने टाइट्रेट करवाया और वो 27.40 से टाइट्रेट हुआ। तो पहले हमने 27.40 के मोल निकाले, उस मोल से आयरन के मोल निकाले, और हमने जो आयरन यूज किया था वो 25 cm³ यूज किया था। इसका मतलब ये है कि आयरन के जो भी मोल्स आएंगे वो 25 cm³ में आएंगे, क्योंकि हमने टाइट्रेशन में 25 cm³ यूज किया था। आपने आयरन का सोल्यूशन जो इस्तेमाल किया था वो 25 cm³ किया था। उसको टाइट्रेट करने के लिए 27.4 cm³ जो है वो KMnO4 का यूज हुआ। तो पहले हमने KMnO4 के मोल्स निकाले 27.40 में, फिर उसको रेशियोज को अप्लाई करके हमने आयरन के मोल निकाले, और जो हमने आयरन के मोल निकाले वो प्रेजेंट इन 25 cm³ हैं। तो 1000 cm³ में कितने होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 1000 cm³ में जब भी आप निकालते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब क्लियर हो गई बात? यस सर क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट, क्या इसका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके? डी आ रहा है सर। डी। डी ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट, a compound was analyzed and found to contain 1.50 gram of carbon, 0.482 gram hydrogen, 1.69 gram nitrogen. The empirical formula of compound is, मेरा ख्याल इसका करेक्ट आंसर ए है। और इसका तरीका ये है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का कि आप पहले सारे मासेस को डिवाइड करेंगे उनके AR से।
1.45 divided by 12, 0.482 divided by 1, 1.69 divided by 14. तो पहले आप सबके मोल्स निकाल लेंगे और फिर उन तीनों मोल्स में से जो स्मॉलेस्ट मोल होंगे उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको मोलर रेशियो मिलेगा। इससे आपको मोलर रेशियो मिलेगा और ये मोलर रेशियो जो है वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। करके देख लीजिए, होपफुली ये आंसर ए होगा। सर बी है, सर बी है, सॉरी, बी सर। बी है करेक्ट आंसर। ओके जी, करेक्ट आंसर जो है वो बी है। जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर डी है, इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है 34.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो इसके लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक एल्युमिनियम सल्फेट में कितने सल्फेट आयन निकलेंगे। एक एल्युमिनियम सल्फेट में सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ओफो, ये तो दोनों पूछे गए हैं। खैर, तो अब एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, 34.2 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम आयन 2 हैं और सल्फेट आयन 3 हैं। जैसे आप देखें NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिवाइड होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि 1 मोल NaCl विल प्रोड्यूस 2 मोल आयन, 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयंस। सिमिलरली अगर आपका सोल्यूशन जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, अब आप जब MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक MgCl2 से एक Mg निकलेगा, 2 Cl निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ आयंस, 3 मोल ऑफ आयंस। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखें, Al2SO4 टेकिंग थ्राइस, यानी 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट, तो टोटल आयंस बनेंगे वो 5 बनेंगे। यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट से, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट से जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट से वो 5 मोल आयंस हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल Al2SO4 taking thrice will produce 5 mole ions और 1 मोल का मतलब होता है 342 ग्राम, ये इसका MR है। तो 342 ग्राम्स के अंदर आयंस होंगे 5 इंटू 6.02 10 to the power 23, क्योंकि आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं और हमने मोल की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस लिख दिए। और 34.2 में आपको कैलकुलेट करना है, 34.2 में ये x हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। मेरा ख्याल है कि ये आएगा 5 इंटू 6 30 और 33 इंटू 10 टू दी पावर, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? सर आ तो सी के करीब रहा है लेकिन 10 की पावर 23 आ रहा है। ओके, बिल्कुल भाई, 3 ये है कि ये एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है इसमें मिस्टेक है। बहरहाल आंसर यही आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली होना चाहिए था 3 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है जी, इसकी करेक्शन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका बहरहाल सोल्यूशन इस तरह से है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
सर कहीं गलती से Al तो नहीं लिख दिया, खाली सल्फेट का निकाल लो या Al का निकाल लो। नहीं जी, गलती से तो कुछ भी नहीं होता, पेपर में गलती नहीं होती। इसका मतलब जिस तरह 22 हाँ का मतलब 23 गलत हुआ है। आंसर इसमें जो है वो, मैंने भी इसका आंसर मार्क्स तो सल्फेट आयन देखकर ही किया था। तो डेफिनेटली जो है वो जब सल्फेट और एल्युमिनियम दोनों हैं तो इसीलिए पावर जो है वो चेंज हो रही है। तो बहरहाल करेक्ट आंसर जो है वो है इसमें, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, करेक्ट आंसर नहीं गिवन इसके अंदर। तो 3 × 10⁻23 इसका करेक्ट आंसर है। बहरहाल कैलकुलेशन जो है वो यही है जो मैंने आपके सामने शो की है। नेक्स्ट, which of the following would undergo the greatest deflection in a magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, ये डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो पर। डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो पर। अब यहां पर जो चार्ज टू मास रेशियो है ये d है, इसका चार्ज 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इसका मास है, तो 1/2 इसका होगा रेशियो। इसका चार्ज 1 है और मास 7 है तो 1/7 होगा। इसका चार्ज 2 है, डिवाइडेड बाय 9 2/9 होगा। और क्लोरीन प्लस का मतलब यह है कि 1 डिवाइडेड बाय 35। तो अगर आप इन चारों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा जो चार्ज टू मास रेशियो आएगा वो आएगा इन ए। ये 0.5 आएगा, बाकी सब 0.5 से कम आएंगे। तो ग्रेटर द चार्ज टू मास रेशियो, ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। ये मैंने आपको डिफ्लेक्शन डायग्राम जब करवाई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ग्रेटेस्ट डिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि what could be the proton number of an element has 2 unpaired electron in each of its atom in ground state? 2 unpaired electron, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। और ग्राउंड स्टेट पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर 14 होगा। और 14 इसलिए होगा कि जब आप 14 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 14 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो ये 3p2 आएगा। और 3p2 का मतलब ये है कि देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 3s2 3p2 का मतलब ये है कि देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इसका मतलब है करेक्ट आंसर विल बी 14, यानी कि करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल इन एन एटम ऑफ ब्रोमीन। अब आप ब्रोमीन को कॉन्फ़िगरेट करेंगे और जब ब्रोमीन 35 इसका प्रोटॉन नंबर होता है, जब आप इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो काउंट करने होंगे। एक तो 2p6 आएगा इसमें, एक इसमें 3p6 आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो 4p5 आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी 4p5 पर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल जो बनेंगे
वो 6 और 6 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जो p ऑर्बिटल में होंगे, 2p6 3p6 एंड देन 4p5। कॉन्फ़िगरेशन इसकी एंड होगी 4p पर, तो ये 4p5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो 4p5 पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी। तो total number of electron in p orbital will be c, 17 electrons in p orbital. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ दीज रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको पता है कि जहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, इसका करेक्ट आंसर बी है। बी में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि HCl और NaOH जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है कि 10 cm³ of C2H6 mixed with 70 cm³ of oxygen, what is the volume of remaining oxygen at RTP? इक्वेशन आपको गिवन है और इक्वेशन में C2H6 का और ऑक्सीजन का रेशो 2 और 7 है। इसका मतलब यह है कि 10 will react with X और जब आप 10 will react निकालेंगे तो ये 35 cm³ आएगा, यानी 35 cm³ ऑफ ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और हमने लिया था 70 cm³। तो अगर 10 cm³ के साथ 35 cm³ यूज हो जाएगा तो जो बाकी बचेगा वो 35 cm³ बाकी रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, 35 cm³ ऑफ ऑक्सीजन remain in the mixture. नेक्स्ट है कि which of the following is not a disproportionation reaction? कौन सा रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट में होती है। यहां पहले रिएक्शन में देखें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। दूसरे रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तीसरे रिएक्शन में आयोडीन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन डी जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर इन द सेम एलिमेंट। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर इन द सेम एलिमेंट, उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? देखिए आपको मैं बता चुका हूं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, हमेशा -1 होता है। और फ्लोरीन चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इसलिए OF2 में फ्लोरीन का चार्ज, ओवरऑल चार्ज इज 0, फ्लोरीन इज -1 into 2 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विल बी +2। तो OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +2 आएगा। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? दैट विल बी +2। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी।
अब जो अगला सवाल है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में complete combustion of 50 cm cube of hydrocarbon vapors gave 350 cm cube of carbon dioxide. 50 will give 350. तो रेशो क्या बना कि हाइड्रोकार्बन का 50 और कार्बन डाइऑक्साइड का 350. तो रेशो बना 1 के लिए कितना बन गया, 50 डिवाइडेड बाय 350, ये 7 हो जाएगा. यानी इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 7 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. और ये बात आपको पता है कि जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उतने ही कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर आर 7 कार्बन. तो फॉर्मूला विल बी C7H16. और देखें 7 कार्बन का कोई और ऑप्शन नहीं. बेसिक आइडिया ये है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसका कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बन टर्न्स टू कार्बन डाइऑक्साइड. और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उतने ही कार्बन एटम्स होते हैं. जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उतने ही कार्बन एटम्स होते हैं. नेक्स्ट जो है, a charged rod is held beside a stream of liquid coming from a burette. Which of the following liquid would not be significantly deflected? ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ाया था कि अगर आप एक चार्ज रॉड से कोई सॉल्यूशन आ रहा है उसके करीब चार्ज रॉड ले जाते हैं तो वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा जो पोलर होगा, और जो नॉन पोलर पार्टिकल होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा या बहुत सिग्निफिकेंटली डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि B is CCl4. और मैं आपको बता चुका हूं कि CCl4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है. Whenever a central atom is surrounded by identical atom and there is no lone pair of electron present at central atom, then molecule would be non-polar. If a central atom is surrounded by identical atoms, then molecule must be non-polar. तो यहां पर कार्बन is surrounded by 4 chlorine, और जब कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 आइडेंटिकल एटम से सराउंडेड है और उसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है. तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर बी होगा, CCl4. नेक्स्ट, ये आइसोटोपिक मास निकालना है और आपको मास गिवन है, एक का 79 और एक का 81, और दोनों का आपको मास मालूम है. 2 आइसोटोप्स हैं तो इनका अब ओवरऑल मास क्या बनेगा. 2 आइसोटोप्स हैं. जब Br2 बनेगा, देखें एक Br का आइसोटोप है उसका मास 79 है, एक Br का आइसोटोप है उसका मास 81 है. अब वो ये पूछ रहा है कि ब्रोमीन का मास कितना हो सकता है. ब्रोमीन का पार्टिकल जो बनेगा या तो 2 Br 79 मिलने से बनेगा, या दोनों ब्रोमीन 81 होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर एक ब्रोमीन 79 वाला होगा और एक ब्रोमीन 81 वाला होगा. तो कौन कौन से मासेस पॉसिबल हैं. जब Br2 बनेगा तो 79 प्लस 79, आंसर इज 158. 81 का मतलब है कि आंसर इज 162, और 79 80 का मतलब यह है कि आंसर इज 160. इसका मतलब ये है कि अगर ब्रोमीन के 3 पॉसिबल पार्टिकल बन रहे हैं, एक का मास 158 होगा, एक का 162 और एक का 160 होगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर विल बी 160, क्योंकि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं और ये 2 आइसोटोप मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, Br2. अब Br2 में दोनों ब्रोमीन के आइसोटोप एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों आइसोटोप अलग अलग भी हो सकते हैं.
तो 79 वाले के साथ मिलकर ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना सकता है, तो इस पार्टिकल का मास 158 हो जाएगा। अगर दोनों 81 वाले मिलेंगे तो मास 162 हो जाएगा, और अगर एक 79 और एक 81 वाला मिलेगा तो मास 160 हो जाएगा। तो जो उसने पूछा है कि जनाब कौन सा मास जो है वो पॉसिबल है, तो वो मास पॉसिबल 160 है, बाकी कोई भी मास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। Br2 के जो पार्टिकल्स बनेंगे वो 3 डिफरेंट पार्टिकल बनेंगे, 158, 162 एंड 160। तो करेक्ट आंसर विल बी 160। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। यहां पर ये सल्फ्यूरिक 4 एसिड है। सल्फ्यूरिक 4 एसिड का मतलब यह है कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और यहां पर भी अगर आप निकालेंगे +4 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और यहाँ पर ये +4 है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर सल्फर का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और यहाँ सल्फर 0 है। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इटसेल्फ रिड्यूस होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से रिएक्शन में सल्फ्यूरिक 4 एसिड H2SO3 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO3 में एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल है ये H2SO3 का, और ये H2SO3 +4 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस होने वाला जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो इटसेल्फ रिड्यूस होता है, it is considered to be an oxidizing agent. Hopefully आपको बात क्लियर हो गई होगी। तमाम लोग क्लियर हैं? जी सर क्लियर है। Next, a covalent molecule contains 14 electrons, 1 lone pair and 2 pi bonds. What is the molecule? इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 14 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं? नाइट्रोजन के 7, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन का 1, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है HCN। 14 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई बॉन्ड्स। CN के दरमियान मैं आपको बता चुका हूं क्लास में पहले भी कि CN के दरमियान कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि which of the following statement is true? The Avogadro constant is the number of particle, atom, molecule or ion required to make 1 gram of substance। गलत है ये। Atom contains in 1 mole of any element, ये और grams of any element which contain 6.02 10 to the power 23 atoms of the element. Atoms contained in 1 mole of any element. Atoms contained in 1 mole of any monoatomic element. ये ठीक है इसका स्टेटमेंट सी। इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो सी है।
क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है एटम्स कंटेन इन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, तो ये गलत है, इसलिए कि 1 एलिमेंट जो होता है वो आपको पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो सल्फर S6 एटम S8 मॉलिक्यूल होता है, फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एटम्स कंटेन इन 1 मोल ऑफ एनी मोनोएटॉमिक एलिमेंट, यानी नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस के 1 मोल में हमेशा 6.02 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होंगे, क्योंकि मोनो गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नोबल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये करेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्टिकल को कहते हैं, तो एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड वो मॉलिक्यूल कहलाता है। Helium is the second element in the periodic table. Tritium is the isotope of hydrogen. What is the same? इन दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 आएंगे। ट्रिटियम में भी 2 न्यूट्रॉन है और हीलियम में भी 2 न्यूट्रॉन है। Which formula represents the empirical formula of compound? Empirical formula वो होता है जो फर्दर डिवाइडेबल ना हो, तो यहाँ फर्दर डिवाइडेबल जो नहीं है वो A है। Which type of bonding is never found in element? एलिमेंट में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, तो एलिमेंट हमेशा आइडेंटिकल एटम्स के ग्रुप को कहते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, एलिमेंट जो होता है वो हमेशा ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स होता है। तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि करेक्ट आंसर इसका जो होगा कि एलिमेंट के अंदर क्या नहीं होता, एलिमेंट में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। A mixture of magnesium bromide and magnesium sulfate known to contain 3 mole of magnesium. अच्छा, 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब ये है कि टोटल चार्ज +6 हो गया, एंड 4 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयन +6 के साथ -4 मौजूद है। इसका मतलब है कि इसको अभी बैलेंस करने के लिए, यहाँ -4 चार्ज है, यहाँ +6 चार्ज है, अभी इसको बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज और चाहिए, तब ये +6 बैलेंस होगा। 3 मैग्नीशियम का मतलब है टोटल चार्ज +6 हो गया, 4 ब्रोमाइड का मतलब है टोटल चार्ज -4 हो गया, तो +6 को बैलेंस करने के लिए मजीद -2 चाहिए, और -2 का मतलब ये है कि एक सल्फेट रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज 1 सल्फेट कंटेन -2। एक सल्फेट के अंदर -2 चार्ज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सल्फेट रिक्वायर्ड होगा, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का करेक्ट आंसर ए है। 24 का करेक्ट आंसर ए है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिएगा, तो 24 का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो अच्छा जी, 24 का करेक्ट आंसर जो है वो हो गया। आप 25 पर आते हैं। A sample of ion X2 negative contain 8 proton. What is the electronic configuration? 8 proton और -2 का मतलब है 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में डी करेक्ट है। 25 का डी करेक्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। Which compound contain 2 different element in identical oxidation state? तो यहाँ पर आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर है, किन के दरमियान आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये करेक्ट आंसर इसका ए है, क्योंकि यहाँ पे Hb+1 है और Clb+1 है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट विद आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, H+1 Cl+1. For the element sulfur, which pair of ionization energy has the largest difference between them? सल्फर जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और इसका मतलब यह है कि सल्फर के वैलेंस शेल में अगर 6 होते हैं तो उसमें 7th इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और जो लार्जेस्ट डिफरेंस आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो 6 और 7th के अंदर आएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर 6th एंड 7th है, यानी 27 का डी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड ऑफ सक्सेसिव एंड ग्रुप 3 एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 3 को 13 भी कहते हैं, ठीक है ना, 3 एंड 13 एक ही बात है। 13 या 3 का मतलब यह है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। दैट मींस 4th आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई। तो अब इस ग्राफ में आप देखें, जो ग्राफ ए है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, लेकिन थर्ड से फोर्थ जो है वो शार्पली इंक्रीज हो रही है। तो थर्ड से फोर्थ शार्पली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ग्रुप 3 का ये एलिमेंट जो है इसमें थर्ड टू फोर्थ यानी फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट। दैट मींस कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है ये ग्रुप 3 या ग्रुप 13 का मेंबर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके जी, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, प्रेशर गिवन है, सब प्रॉपर यूनिट पे गिवन है। सिर्फ आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले से एमआर कैलकुलेट करना है। तो mr इज इक्वल टू होगा mrt अपॉन pv, फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, सिर्फ टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst, which statement is correct? अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि पीक की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो द पीक विल रिमेन सेम एंड द पोजीशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मूव्स टू लेफ्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मूव्स टू लेफ्ट, एक्टिवेशन एनर्जी लेफ्ट पे मूव कर जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा सी, द पीक पी रिमेन्स एट द सेम हाइट and the position of activation energy moves to the left.
अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 31, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। तो देखें 18 प्रोटॉन नंबर है, 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 न्यूट्रॉन आएगा। यहाँ कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 है, लेकिन +2 का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अल्टीमेटली 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूट्रॉन 20 हैं। और यहाँ पर भी 19 में प्रोटॉन जो हैं +1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 20 है। तो 20 और 18, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और तीनों ऑप्शन करेक्ट होने का मतलब ये है कि आंसर विल बी ए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में है, इट कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, काउंट कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 3 लोन पेयर, ये भी सही है क्योंकि सल्फर के पास 2 और एक ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, अगर आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे तो आप बना के देखिएगा, इसमें 3 लोन पेयर्स आएंगे। और सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, ये गलत स्टेटमेंट है। जब भी नॉन आइडेंटिकल एटम का बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो अगर स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है तो 1 and 2 आर करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, which of the following samples occupy 0.036 meter cube at RTP? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये गलत है क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 0.024 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि 2 ग्राम का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस। 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो है वो 0.024 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 0.024 मीटर क्यूब होंगे, तो 4 ग्राम के अंदर 0.048 होंगे, उसने कहा है 0.036 होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका जो है, अच्छा एक और बात आपको बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो आंसर हमेशा सी आएगा। अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आंसर हमेशा आपका सी आएगा, क्योंकि आप देखें ए, बी और डी तीनों में कॉमन है, ए, बी और डी में 1 कॉमन है। तो अगर आंसर 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो फिर आंसर हमेशा सी आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 शामिल ना हो। तो 1 रॉन्ग होने का मतलब यह है कि आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूज ऑफ द डेटा बुकलेट, विच पेयर डू बोथ स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन? तो अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 2 नेगेटिव है और 0 O पॉजिटिव है। तो एल्यूमिनियम 2 नेगेटिव का मतलब यह है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और ये 3p3 हो जाएगा। और O पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये 2p3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सी जो है वो रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन पॉजिटिव का मतलब ये है कि वैलेंस शेल के अंदर पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ, हाँ बल्कि कार्बन में 2 अनपेयर्ड हैं और क्लोरीन में भी 2 अनपेयर्ड होंगे। यस, तो ये भी सही है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर 34 का ए है। ऑल आर करेक्ट। ये वाली बात समझ में आ गई 34 वाली? आप कॉन्फ़िगरेशन करके जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि इसमें जो है वो जो मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है, विच स्टेटमेंट रेफरिंग सोडियम एंड मैग्नीशियम, दे हैव द सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। तो सोडियम 11 है और ये 12 है, +1 का मतलब इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 23 - 11 12 हो गए, और 24 - 12 ये भी 12 हो गए, तो 12 न्यूट्रॉन भी सेम है। दे आर बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 11, ये भी ठीक है। तो 35 में भी करेक्ट आंसर ए है। और फिर 36 में इसका प्रोटॉन नंबर देखिएगा डेटा बुकलेट से, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितने प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन वाला स्टेटमेंट तो ठीक है,
और प्रोटॉन वाला स्टेटमेंट भी आई होप ठीक होगा, वरना इसको देख लीजिएगा आप डेटा बुकलेट से, इसका प्रोटॉन नंबर, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। 37 मैंने अभी रिसेंटली करवाया था आपको, विच आर द फॉलोइंग एज 3 मोल एटम्स। तो 3 मोल एटम्स जो हैं वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 मोल एटम्स होंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन में नहीं होंगे, क्योंकि 32 का मतलब 1 मोल है और 1 मोल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब है 2 मोल एटम्स हैं, और उसने 3 मोल एटम का पूछा है। तो इसका ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट का मतलब ये है कि आंसर विल बी डी। और फॉर कंप्लीट कंबशन ये आप इक्वेशन लिख के देख सकते हैं कि कौन सा होगा। और लास्ट जो है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो द वेरिएशन ऑफ जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जो है ये सब ही शो करेंगे वेरिएशन। सोडियम टू मैग्नीशियम वेरिएशन शो नहीं होगा, क्योंकि सोडियम टू मैग्नीशियम वही जनरल इंक्रीज आएगा। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन वेरिएशन आता है और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम भी आता है। तो 2 और 3 करेक्ट होने का मतलब यह है कि आंसर विल बी सी। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर 1। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि स्पीड के साथ जो है वो आंसर आपको मार्क करवा दूं। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो पूछ लीजिए। राइट जी, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।